नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपना आईटीआर भरना चाहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस, यानी कि वो लोग जो अपना आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं या उनकी कोई बिजनेस की इनकम है और उनको ऑडिट नहीं कराना है, यानी कि उनकी जो लिमिट है वो ऑडिट की लिमिट से कम है, यानी कि उनको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले ही इसमें एक रिलैक्सेशन दी हुई है, जिसमें इन्होंने इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया था। पहले वो लोग इस आईटीआर को चूज़ कर सकते थे जिनकी लिमिट 2 करोड़ से कम होती थी बिजनेस के केस में। वहीं प्रोफेशनल्स के केस में ये लिमिट 50 लाख की हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब 75 लाख कर दिया गया है और बिजनेस वाले केस में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। तो आज आप आईटीआर 4 फाइल करना सीखेंगे लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको इनकम टैक्स की मेन वेबसाइट पर। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। यहाँ पर लॉगिन का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है अपने आप को, तो यहाँ पर आप रजिस्टर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर पर जाकर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ देनी होती हैं, जिसके बेस पर आप यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अब आपके पास अगर यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास है तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पहले यूजर आईडी डालना है, जो कि पैन नंबर होता है। मैंने यहाँ पर यूजर आईडी अपने डालने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, तो उसके बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर टिक करना है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैनेज डिस्प्लेड है। यहाँ पर टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपने लॉगिन किया, यहाँ पर आप एंटर हो चुके हैं। अपना आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर देखिए फाइल नाउ का बटन दिख रहा है। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024, जो साल 31 मार्च 2024 को एंड हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर एक साल आगे होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर फाइल नाउ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ताकि सारी चीज़ आपको जो 1 बाय 1 क्लियर हो सके। मैं पूरी चीज़ें डिटेल में आपको समझाऊंगा एक एक करके। दोस्तों, यहाँ आपने सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ अपने केस में रिटर्न असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया 24-25, जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो यहाँ पर 2 मोड से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन मोड, जिसको ये खुद भी रिकमेंड करते हैं, और यहाँ पर दूसरा है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड थोड़ा सा टफ होता है, उसको नॉर्मल लोग तो नहीं भर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड ही सिलेक्ट करिए। ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आते हैं दोस्तों ये वाले पेज पर। यहाँ पर पहले अ, अगर आपने यहाँ पर कुछ पहले डिटेल सेव करके रखी हुई है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर अभी तो मेरे केस में नो सेव ड्राफ्ट आ रहा है, तो ये ड्राफ्ट में एक अगर सेव हो जाता है और उसको आप रिज्यूम कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5-6 स्टेप्स होती हैं, उनमें से अगर आप 2-3 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर पोर्टल आपको अचानक से बंद करना पड़ जाता है, तो डोंट वरी, आप उसको बंद कर सकते हैं। और फिर बंद करने के बाद जब भी आप इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है। तो अभी हमारे केस में ये सब नहीं है, हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको जो है वो कवर करके बताऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दोस्तों 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। तो इंडिविजुअल आप जानते हैं, एचयूएफ के केस में आप जानते हैं। अदर्स में कौन कौन आते हैं एक बार देख लेते हैं। अदर्स में यहाँ पर कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिकल जुरिडिक्शन पर्सन, ये सब इसमें आते हैं। हम यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म चूज करना है। आईटीआर फॉर्म में हम आईटीआर 4 फाइल करना आपको सिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आईटीआर 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक बात ये देखनी है कि आईटीआर फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड फर्म्स बीइंग अ रेजिडेंस, यानी कि जो एनआरआई इसको फाइल नहीं कर सकते, और यहाँ पर जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में, और वो अपना जो आईटीआर है 44AD, 44ADA, 44AD होता है बिजनेस वालों के लिए, 44ADA होता है प्रोफेशनल्स के लिए, और 44AE होता है ट्रांसपोर्टर्स के लिए जिनके पास व्हीकल्स हैं अप टू 10, यानी कि जिनके पास 10 से कम व्हीकल्स हैं। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज अदर डायरेक्टर और कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, और इफ इनकम टैक्स इज डिफर्ड ऑन ESOP और हैज एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 रुपीज, वो लोग इसको फाइल नहीं कर सकते जो डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अपना इन्वेस्ट कर रखा है और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इस कंडीशन को एक बार देख लीजिए, इसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ आने के बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है वैलिडेट और योर रिटर्न्स, और यहाँ पर इसका ब्रेकअप दिखाई देगा। दूसरे में यहाँ पर कंफर्म करेंगे आप, और तीसरे में वेरीफाई सबमिट करेंगे। तो फिर हम लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये चूज कर सकते हैं, या फिर इसको आप अदर्स पर ले जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके का ये यहाँ पर एक पेज दिखाई देगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो डेटा है वो प्री फिल्ड होके आएगा, और यहाँ पर आप अपना AIS और TIS से मैच करके अपना ITR रिटर्न जो वो फाइल करें। यहाँ पर डेटा आपका ऑटो फिल होके आता है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं लगता है कि वो आपके लिए सुटेबल है या आपके इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करता है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ साथ आगे बढ़ने से पहले एक चेकलिस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ITR फाइलिंग से पहले कौन कौन से आपने जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक करने होंगे। आपको सबसे पहले AIS और TIS को प्रॉपर्ली चेक करना होगा। साथ साथ आपको 26 AS भी चेक करना होगा, जहाँ पर आपकी TDS की डिटेल्स शो करती है। और उसके साथ आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट जो होना चाहिए, जो भी क्लाइंट्स का या आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनका आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। वहीं साथ साथ आपको अगर इंटरेस्ट से कोई इनकम हो रही है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि इजीली बैंक से मिल जाता है। इसके बाद ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना 6 टैब्स दिखाई दे रही हैं आपको। ये 6 टैब्स को आपने कंप्लीट करना है। आप 1 बाय 1 इनको कंप्लीट करेंगे। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है, यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो वो चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई आपकी जो डिटेल्स है वो कहीं गलत तो नहीं है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में यहाँ पर आपको एक नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखेगा। तो यहाँ तो अगर आपका वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपके लिए यहाँ पर सुटेबल हो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये फाइलिंग सेक्शन आ रहा है 139(1), जो कि बिफोर ड्यू डेट बात करता है। और जब यहाँ पर आपकी ड्यू डेट निकल जाती है तो आपका ITR यहाँ पर 139(4), यानी कि ब्लेटेड में आपका रिटर्न जो वो फाइल होता है। तो यहाँ पर अभी 139(1) है, बिफोर ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं, तो ये सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि गवर्नमेंट ने इस बार सबको न्यू टैक्स रिजीम में डाल दिया है। अगर आप अपना ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिफोर ड्यू डेट ही ये काम करना होगा, और उसके लिए आपको यहाँ से न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना होगा। ITR 4 के केस में अगर आप इसमें ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा, जो कि बिफोर ड्यू डेट ही फाइल करना है। उसके बिना आप इससे ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही ये रिटर्न फाइल करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि येस विद इन द ड्यू डेट्स, यानी कि विद इन ड्यू डेट्स आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा। ये फॉर्म 10IEA क्या होता है और इसको कैसे फाइल करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। काम आपने विद इन ड्यू डेट करना है, और ड्यू डेट जैसे कि आप सबको पता है कि 31 जुलाई होती है। तो वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस डेट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और जैसे ही आप फॉर्म 10IEA फाइल कर देते हैं तो यहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट डालनी होगी। जिस डेट में आपने ये फॉर्म को फिल किया है उसकी यहाँ पर डेट डालनी होगी और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ देना होगा। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा टैक्स बेनिफिट मुझे किस टैक्स रिजीम में है, ओल्ड में है या न्यू में है, तो उसके लिए यहाँ पर ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है। आप इस कैलकुलेटर की मदद से भी आप ये जान सकते हैं, और बाकी इसके लिए मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उनको आप देख के इसका लाभ उठा सकते हैं। पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो यहाँ पर आपने नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। बैंक अकाउंट आपका मैंडेटरी, यहाँ पर एटलीस्ट 1 अकाउंट यहाँ पर आपका वैलिडेट होना चाहिए। जो आपका जेन्युइन बैंक अकाउंट है उसको आप वैलिडेट यहाँ पर करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास कोई अकाउंट ऐड नहीं है तो पहले बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए, उसके बाद ही आप प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई रिफंड भी बनता है आपका तो वो आपके वैलिडेटेड अकाउंट में ही रिफंड आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक अकाउंट कंपलसरी है। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। तो देखिए कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे को एरर मैसेज आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर येस सिलेक्ट कर दिया था और मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे पास था नहीं, मैंने फॉर्म को फिल नहीं किया 10IEA को। तो मैं यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद फिर मैं कंफर्म करूंगा तो मेरे को कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। अब यहाँ पर मेरा टैब 1 मेरा जो वो कंफर्म हो चुका है, उसके बाद मेरा टैब 2 ओपन हो चुका है। जब मेरे टैब एक एक करके यहाँ पर कंफर्म होते जाएंगे उसके बाद ही मेरा दूसरा टैब यहाँ पर ओपन होगा। ये दूसरा टैब जो बात करता है ग्रॉस टोटल इनकम की बात करता है। तो दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो आप इनको इजीली स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर इनकम सोर्स की डिटेल्स को जो यहाँ पर फिल करना है। अब सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी की इनकम क्या है। अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो यहाँ पर आप एडिट करके इसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो रही है तो उसका भी ब्रेकअप आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में ये सब नहीं है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन बिजनेस और प्रोफेशन की। तो यहाँ पर मैं बिजनेस और प्रोफेशन वाले टैब पर जाकर मैं यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने ना यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस, अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम है तो आपको ये फिल करना है। अगर आपकी कोई प्रोफेशन से इनकम है तो यहाँ पर आप प्रोफेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं। और उसके बाद
गुड्स कैरियर जो कि मैंने आपको बताया था 44AE के केस में जो बात करता है, तो उसके लिए आपको ये फिल करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर ये प्रोफेशन से इनकम है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो यहाँ पे प्रोफेशन वाला 44ADA वाला ही यहाँ पर चूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं पहले अपने बिजनेस का नाम डालता हूँ, जो कि मेरा चैनल आप देख पा रहे हैं टैक्स डिजिटल के नाम से। तो उसी का मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टैक्स डिजिटल मेरा चैनल है, तो उसका मैं अपना ITR फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पर बिजनेस कोड में यहाँ पर अपना लीगल सर्विस ले लेता हूँ। प्रोफेशनल मेरा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इसको प्रोफेशनल से ही फाइल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर डाल दिया टैक्स कंसल्टेंट, और इसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा ऐड होके आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे इसकी जो रिसिप्ट है वो दिखानी है। मान लीजिए कि मेरा जो टोटल है, जो मेरी बैंक में जो मेरे पैसा आया हुआ है, जो मेरी सर्विसेज के ब्याज पे मुझे जो पैसा मिला है, वो 8,50,000 रुपये मिला है पूरे फाइनेंशियल ईयर। यानी कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 8,50,000 रुपये ऐसा पैसा है जो मुझे बैंक में मिला हुआ है, और यहाँ पर कैश में मुझे 1,20,000 रुपये जो है वो मुझे कैश में मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 44ADA में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस में यहाँ पर मुझे 50% दिखाना होता है। यहाँ पर 50% दिखाना होता है मुझे प्रोफेशन की केस में। 50% से अगर कम दिखाते हैं आप, तो आपको ऑडिट कराना होगा। तो 50% से ज्यादा का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ लिख के भी आ रहा है, इफ द टोटल इनकम इज लेस देन 50% ग्रॉस रिसीप्ट इज मैंडेटरी टू हैव अ टैक्स ऑडिट अंडर 44AB। अगर आप 50% से कम दिखाते हैं, तो आपको 44AB में जो टैक्स ऑडिट होता है उसको कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ITR 3 और ITR 5 का यूज करना पड़ेगा। तो ITR 4 यूज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये 9,70,000 रुपये हो रहा है, तो मैं इसका 65% के हिसाब से दिखा देता हूँ। मैंने ये 6,30,500 यहाँ पे दिखा दिया। बाकी का मैंने मान लिया कि मेरा एक्सपेंस हो गया, मैंने 6,30,500 दिखा दिया। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा ऐड होके आ चुका है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसकी डिटेल्स में मेरे को डालना है। यहाँ पर अदर सोर्सेज में आपको पता है कि आपकी बैंक इंटरेस्ट, अगर आपको जो बैंक इंटरेस्ट है आपके सेविंग अकाउंट की, तो वो यहाँ पर आ रही है। तो मेरे केस में ये 4560 रुपये है, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। बाकी अगर यहाँ पर कोई FDR वगैरह से इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर आप यस पर टिक करके यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है, तो मैं नो करूंगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड जो आपका लास्ट ईयर का था, उसके बेस पे आपको अगर कोई यहाँ पर इंटरेस्ट मिली है, तो वो यहाँ पर आपने डालनी है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको जो आपके लिए सुटेबल हो, यहाँ पर आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई पेंशन से भी इनकम है, फैमिली पेंशन की, तो यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। और डिविडेंड अगर आपको कोई आ रहे हैं, जो आजकल शेयर मार्केट सब लोग कर रहे हैं, तो मेरे केस में भी यहाँ पर डिविडेंड मेरे को मिला हुआ है। तो मेरे केस में यहाँ पर डिविडेंड है, मेरे पास 1,560 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर वो भी डाल दिया। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे जो इनकम सोर्सेज की जो डिटेल्स थी वो मेरी फिल हो चुकी है। मेरी सैलरी से इनकम कोई थी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से मेरी कोई इनकम नहीं थी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से मेरी इनकम थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अदर सोर्सेज से जो कि मेरी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रही है 4560 रुपये की, और डिविडेंड इनकम यहाँ पर 1560 रुपये दिख रहा है। तो ये मेरे यहाँ पर इनकम का बाइफिकेशन था, जो कि मैंने डाल दिया। मेरी टोटल इनकम यहाँ पर 6,36,620 रुपये हो रही है। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। देखिए ये मेरे 2 टैब यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा तीसरा टैब है, जो कि मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अगर मेरे पास कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, तो मुझे यहाँ पर वो देनी होगी। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गई आपकी, तो यहाँ पर देखिए डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, ये आपको यहाँ पर डालने होते हैं। इट इज मैंडेटरी फील्ड होता है। तो यहाँ पर एड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पर जो मेन है, तो यहाँ पर एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अपने पास रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आपकी किस्म नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, तो ये वैल्यू को आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अगर 0 डाल देंगे, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके साथ साथ आपकी इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री अगर आपके पास कोई है, यानी कि जो स्टॉक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप डालेंगे। डेप्टर्स की अगर यहाँ पर बात हो रही है, डेप्टर्स अगर कोई है आपके, तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। मेरे केस में ये कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। और रही बात कैश इन हैंड की, तो यहाँ पर कैश इन हैंड जो आपके पास है अभी, जो आपने अगर डेटा को मेंटेन किया हुआ है, तो वो आप डाल दीजिए। नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा अमाउंट आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये अपना कैश इन हैंड दिखा दिया है, और यहाँ पर मैं अपना इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे ये डिस्क्लोजर आ चुके हैं। और इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में, तो अगर कोई है तो यहाँ पर डाल दीजिए। और अगर आपका टर्नओवर जो GST से आप अगर GST रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे टर्नओवर से रिलेटेड। तो मेरे केस में ये सब नहीं है, क्योंकि मैंने GST नंबर नहीं लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे 3 टैब ओपन हो चुके हैं। जब तक आप किसी टैब को ओपन करके उसमें वैल्यू फिल नहीं करेंगे, तब तक वो कंफर्म नहीं दिखाएगा। अब मेरा टैक्स डिडक्शन का, यहाँ पर एक NPS, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी वालों के लिए वो अलाउ किया गया है, और यहाँ पर एक NPS का कंट्रीब्यूशन। तो ये जो 80 CCD है आपको, तो ये NPS का कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। यस पर क्लिक करके आप उसका डिडक्शन डाल सकते हैं। मेरे केस में ये नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर आपको उसके डिडक्शन जो लेनी है आपको यहाँ पर उनका आपको शेड्यूल्स यहाँ पर फिल करने होंगे। आपको यहाँ पर अभी आपको सारे शेड्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर देखने हैं तो यहाँ पर शो ऑल डिडक्शंस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर गाइड हो रखे हैं ये आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आपको सिर्फ 80 CCD जो कि अभी मैंने आपको बताया एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर मिलता है, और बाकी इसमें कोई भी आपको डिडक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। कन्फर्म कर देता हूँ। तो टैक्स डिडक्शन मेरा 0 आ गया, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती है, तो वो मेरे केस में 0। और मेरी इनकम आप देखिए यहाँ पर 6,36,000, तो 6,36,000 में वैसे भी टैक्स लगने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं टैक्स पेड की बात। तो अगर आपने कोई एडवांस टैक्स यहाँ पर जमा कराया है या आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। तो मेरे केस में कोई टीडीएस नहीं कटा हुआ और ना ही मैंने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया हुआ है, तो मेरे केस में यहाँ पर ये ऑटो फिल होकर 0 आ रहा है। तो मुझे इसमें कुछ करना भी नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए टैक्स पेड मेरा कंफर्म हो चुका है। अब आते हैं टैक्स लायबिलिटी पे। तो टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 आ रही है। अगर यहाँ पर कोई टैक्स लायबिलिटी मेरी बनती तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आ जाता, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो इनकम है एग्जम्पशन लिमिट के अंदर ही है। अब यहाँ पर देखें, अगर कंप्यूटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरा 18,662 रुपए का टैक्स बना हुआ है, जिसकी मुझे 87A में रिबेट मिल गई है। ये न्यू टैक्स रिजिम में रिबेट का 25,000 का मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर मेरी 25,000 से कम का है तो मुझे यहाँ पर पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी जो बना वो 0 बना है। मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 की 6 टैब आपके कंफर्म हो चुके हैं। आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है आपका जब ये पूरा हो गया है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 यहाँ पर स्टेप है आपको कंप्लीट करने का। पहला स्टेप मेरा जो वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा दूसरा स्टेप है कंफर्म करने का। तो यहाँ पर मेरा जो रिटर्न है एक बार यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू का जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उसके बेस पर आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करूंगा, आई, और यहाँ पर मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपको अगर कोई डिटेल्स ऐसी है जो आपसे गलत हो गई है तो आप उसको एक बार चेक करने का आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसको अपनी डिटेल्स को यहाँ पर जो चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स को, तो उसके बाद इसको आप फाइनल करेंगे। अब नीचे देखिए यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन आ रहा है। तो यहाँ से मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये जेन्युइन रिटर्न नहीं है। मैंने अभी टेम्परेरी आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, क्योंकि मैंने अभी अपनी कैलकुलेशन नहीं बनाई है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप क्लिक करेंगे और फॉलो करते जाइएगा, फॉलो करते जाइएगा। यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा आपका रिटर्न, फिर इसको वेरीफाई एंड सबमिट करना है, जो कि आप ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिटर्न जो है वो पूरी तरह से फाइल हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कोई गलती हो रही है तो आप यहाँ पर सिंपली बैक जा सकते हैं। यहाँ पर ये बैक का बटन आ रहा है, यहाँ पर आप बैक जा सकते हैं। और कोई अगर चेंज करना है इसके बाद यहाँ पर भी आपको बैक का बटन मिलता है, तो यहाँ पर आप बैक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम अगर आपको लगता है कि आपसे इसको बाद में आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एग्जिट कर सकते हैं। और जब आप न्यू दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर रिज्यूम, मैंने आपको जो बताया था रिज्यूम फाइलिंग का, तो वहाँ पर रिज्यूम का बटन आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप इसको रिज्यूम करके डायरेक्टली इसी पेज पर आ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। और ETR 4 का प्रोसेस था दोस्तों। काफ़ी चीज़ें इसमें आपको जो डिटेल से बारीकी से क्लियर हो गई हैं। और अगर आप टैक्स प्रोफेशनल यानी कि हमारी टीम से अगर आप अपना ITR फाइल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस बिना रुकावट आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।